Hello students, welcome to Genic Education. तो I hope you are enjoying our 250 days YouTube plan. अभी तक जो हमने डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारा चैप्टर चल रहा है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? पहले लीनियर अलजेब्रा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, फिर लीनियर अलजेब्रा से हम आ गए कहाँ पे? डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी था, फिर कैलकुलस थोड़ा लंबा चल गया, 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, फिर अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, देन आइदर प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल टेक्निक्स आएंगे तो दोनों ही, लेकिन ऑर्डर में रिवर्स। ओके, तो हमने सारे टाइप के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ऑलमोस्ट प्रॉब्लम कवर कर दिए, बस एक ही टाइप का नहीं किया जिसको मैंने इंटेंशनली लास्ट में रखा है। क्यों? क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट में 80% कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में से क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं। तो एग्जांपल वही है, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला और रेजिड्यू मेथड, ये तीनों कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें सिर्फ टेक्निक सीखनी है, सॉल्व कैसे करना है। पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है 2007 में द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल dz बाय z स्क्वायर प्लस वन वेयर c इज द कंटूर, और कंटूर को ऐसे डिफाइन किया z माइनस i बाय 2 इज इक्वल टू 1। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और ऐसा बोला है क्वेश्चन में वेयर c इज द कंटूर इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। और क्योंकि कंटूर है, कंटूर का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ और क्लोज्ड कर्व, उसका मतलब होता है क्लोज्ड पाथ और क्लोज्ड कर्व। और ये कंटूर है और क्या दिखा रहा है, ये सर्कल यही दिखा रहा है कि कंटूर क्लोज्ड पाथ होता है, तो ये इंटीग्रेशन लेना है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ये इंटीग्रांड है, ये क्या है, इंटीग्रेशन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, इसलिए यहाँ पे क्या लगा रहा है, सर्कल। सर्कल का मतलब होता है हम इंटीग्रेशन सॉल्व करें अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, दैट्स इट। ये फंक्शन है और एक कंटूर दिया हुआ है। अभी कंटूर में से हमको पहले जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कंटूर के, वो हमेशा सर्कल, जो कंटूर होता है क्लोज्ड पाथ, दैट इज ऑलवेज अ सर्कल। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसकी मेथड क्या है। इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, दूसरा होता है रेजिड्यू मेथड। मैं आपको बोलूंगा दोनों मेथड में से आंसर तो सब में आ जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड है वो कभी कभी डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, कि कभी कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, कभी लगाएंगे हम रेजिड्यू मेथड। मैं दोनों सिखाऊंगा और किसी प्रॉब्लम में ऐसा होगा कोई मेथड में कम टाइम लगेगा, किसी प्रॉब्लम में ऐसा होगा दूसरे मेथड में कम टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने इतने प्रॉब्लम सॉल्व किए, उससे मुझे ये पता है कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला वाली जो मेथड है वो टाइम कम लेती है कंपेयर टू रेजिड्यू मेथड। ओके, हम देखते हैं कैसे, और रेजिड्यू की डेफिनेशन दिखाएंगे कि किसी पॉइंट पे रेजिड्यू निकालना हो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का तो वो कैसे निकालते हैं। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर? ओके, यहां पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे c इज z माइनस ओके। तो हम यहां पे अभी क्या लिख रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले इस कर्व को पहचानना पड़ेगा, ये कौन सा कर्व है। तो कर्व पहचानने के लिए हमको पता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में z क्या होता है, x प्लस आई वाई। तो यहाँ पे क्या है, z की जगह x प्लस आई वाई डाल देंगे तो x प्लस आई वाई माइनस आई बाय टू इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देते हैं, आई y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर? और एक ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इसका रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, y माइनस 1/2। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, y माइनस 1/2 स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या है, ये 1 है। अभी दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, डेट इज 1। और ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या है, स्टैंडर्ड, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, स्टैंडर्ड, ये इक्वेशन है सर्कल का जिसका सेंटर है 0.5 और 1/2, जिसका रेडियस है r। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ ए सर्कल कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस ए स्क्वायर प्लस
y माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जहां पे सेंटर होता है उसको मैं बोलता हूं ओ ए कोमा बी, और रेडियस होता है अपना, रेडियस क्या होता है, ये होता है आर। रेडियस क्या होता है, आर। सेंटर ए कोमा बी, रेडियस आर। इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x माइनस जीरो स्क्वायर मीन्स हमारे केस में सेंटर क्या है o, डेट इज 0। इसको इसके साथ कंपेयर करोगे b क्या आएगा 1/2, डेट इज 0.5। और रेडियस क्या होगा हमारे केस में 1 होगा। इसको इसके साथ कंपेयर करो r स्क्वायर इज इक्वल टू 1। रेडियस ऑफ अ सर्कल कैन नेवर बी नेगेटिव, रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, 0। तो हमारा जो ये जो कंटूर है जिसके अलोंग हमें ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है वो क्या है, सर्कल विद सेंटर 0,0.5 और जिसकी रेडियस क्या है 1 है, जिसकी रेडियस क्या है 1 है। ओके, तो इस सर्कल को हम ड्रॉ करते हैं। तो इस सर्कल कैसा दिखेगा हमें, जिसका सेंटर क्या हो, ये एक्स वाई प्लेन में है सर्कल। तो यहां पे हम देखेंगे ये अपना एक्स वाई प्लेन, ये अपना एक्स, ये अपना वाई एक्सिस। और ध्यान से देखो सर्कल का सेंटर क्या है 0,0.5, मतलब सेंटर कहां पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही एक्स कंपोनेंट क्या होता है, मींस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट का एक्स कंपोनेंट 0 है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब वो पॉइंट कहां पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। इसका मतलब ये सर्कल का सेंटर क्या है 0, मतलब ये मैं इसको बोल देता हूं, ये अपना पॉइंट 0,0.5, ये अपना क्या है सर्कल का सेंटर। और रेडियस क्या है 1 है। यहाँ पे ये ध्यान देनी है, जब रेडियस लिखेंगे तो स्केलिंग का थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे रेडियस यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स 1। अभी यहां से मैं सर्कल सेंटर, ये अभी सर्कल ड्रॉ करूंगा, क्योंकि सर्कल का सेंटर रेडियस 1 है, तो सर्कल का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से उसके बाउंड्री पॉइंट पे वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये सर्कल ऐसे तो नहीं जाएगा, मतलब यहां से टच करके, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है 0.5, सर्कल का रेडियस है 1, सर्कल का रेडियस है 1। इसका मतलब दूसरा पॉइंट यहां पे होगा, डेट इज 0,-0.5। मतलब सर्कल जिसका सेंटर ये होगा, जिसका सेंटर क्या होगा ये, और वो कहां से पास होना चाहिए, पॉइंट, उसका जो बाउंड्री पॉइंट है वो कहां से पास होगा 0,-0.5, क्योंकि ये क्या इतना रेडियस होगा सर्कल का, और यहां से निकालोगे तो ये लेंथ कितना होगा 1, क्योंकि ये 0.5 ये -0.5 दोनों का डिफरेंस क्या होगा 1, इसलिए क्योंकि ये सर्कल है ऑफ रेडियस 1, तो हमें ज्योमेट्रिकली थोड़ा चीजों को सोचना है। तो यहाँ पे सर्कल कैसे ड्रॉ होगा, अभी ड्रॉ हो जाएगा सर्कल, ये अपना पहले ऊपर वाला हाफ, फिर नीचे वाला हाफ। ओके, तो ये अपना बन गया सर्कल। ओके, ये सब मींस नॉट अ गुड सर्कल। फिर से हम ड्रॉ करेंगे इसको, एक अच्छा सर्कल। अभी पॉइंट पता चल गए, इसलिए हम डायरेक्टली, इसका मतलब हमें क्या लेना है, सर्कल का सेंटर लेना है, लेकिन उसका क्या होगा, जो हाफ होगा पोर्शन वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा। तो वो ड्रॉ करने के लिए हम देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे अभी सर्कल को। अभी जल्दी ड्रॉ कर सकते हैं हम। यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अभी यहाँ पे सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सिंपली जहां पे सर्कल है उसका सेंटर क्या है, ये सर्कल का सेंटर 0,0.5 ये सर्कल का सेंटर है, और यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, इसका मतलब जो इसका रेडियस होगा वो 1 होगा, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आएगा, डेट इज -0.5, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो ये इसको कैसे लिखेंगे, j0.5। अभी यहाँ पे सर्कल यहाँ सेंटर है, तो जहां पे काटेगा इस एक्सिस को उसके रिस्पेक्ट में रेडियस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर ये 0.5 तो ऊपर वाला पॉइंट कौन सा होना चाहिए, j1.5, क्योंकि ये क्या है इमेजिनरी एक्सिस है। ये बात हो गई क्लियर। तो सर्कल यहां से पास होगा, यूं सर्कल यहां से पास होके ये अपनी पॉइंट पे आ गया। ये फिर भी अच्छा दिख रहा है थोड़ा सर्कल। सर्कल तो ये भी नहीं है, सर्कल का तो रेडियस कांस्टेंट होता है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0,0.5, इसका रेडियस कितना होना चाहिए 1.5, जो कि दिख रहा है ये लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है। तो वो 2 पॉइंट लेके हमने रफली एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये बात हो गई क्लियर। ओके, तो ये इतना खत्म। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो, पहले हमें इस टाइप की प्रॉब्लम में कंटूर सर्कल ही होगा, पहले से सर्कल का इक्वेशन डिराइव करना है, फिर देखना है सेंटर और रेडियस क्या है, फिर वो सर्कल का क्या करना है, सर्कल को ड्रॉ करना है। अभी देखो फिर दूसरा स्टेप, जो सेकंड स्टेप, पहला स्टेप क्या है, जो कंटूर दिया हुआ है उसका इक्वेशन लिखो XY फॉर्म में, उसको ड्रॉ करो ऐसे पॉइंट देके अच्छे से।
फिर जो फंक्शन दिया हो, यहां पे क्या है फंक्शन, लेटस से वी हैव टू फाइंड, अभी मैं जनरलाइज फॉर्म लिखूंगा और इसके साथ कंपेयर करता जाऊंगा। वी हैव टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ क्लोज दैट इज एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड। अगर एक लेट अस से वी हैव टू फाइंड आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर अ क्लोज्ड पाथ, तो सबसे पहले स्टेप क्या करना है, मुझे क्लोज्ड पाथ है उसका इक्वेशन बनाओ, फिर हम पोल्स निकालेंगे, एफ ऑफ जेड के पोल्स फाइंड करेंगे। पोल्स क्या होते हैं, एफ ऑफ जेड के रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर। पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड आर रूट्स ऑफ इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इफ इट इज एन रेशनल फंक्शन। सीधी सी बात है, तो ये तो डिनोमिनेटर का कोई दूसरा फंक्शन होगा। एफ ऑफ जेड का डिनोमिनेटर के रूट्स क्या होने चाहिए, पोल, जो डिनोमिनेटर है उसके जो रूट्स होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, पोल्स। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पोल्स। तो ये वाला हम हटा देते हैं, ये वाला अभी हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमें पाथ तो मिल गया है, मींस ये भी काम का नहीं है, हटा दो इसको, क्योंकि पाथ तो हमने ढूंढ लिया और उसको क्या कर दिया हमने। अगर रेशनल फंक्शन होगा एफ ऑफ जेड, तो वो एफ ऑफ जेड क्या हो सकता है, एच ऑफ जेड डिवाइड बाय जी ऑफ जेड। तो जी ऑफ जेड वहां पे क्या है, डिनोमिनेटर है, उसके जो रूट्स होंगे डिनोमिनेटर के, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल्स। तो इस केस में देखो, कंपेयर करो इस इक्वेशन के साथ, तो एफ ऑफ जेड हमारा क्या है, एफ ऑफ जेड है इधर 1 ओवर जेड स्क्वायर प्लस 1, डेट इज हम ऐसा लिखते हैं जी ऑफ जेड डिवाइड बाय एच ऑफ जेड। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, रेशनल फंक्शन, डिनोमिनेटर क्या है, एच ऑफ जेड। तो एच ऑफ जेड हम बोलेंगे क्या है अपना, जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड स्क्वायर प्लस 1 के रूट्स, जेड स्क्वायर प्लस 1 के रूट्स मतलब वो रूट्स मतलब जेड स्क्वायर प्लस 1 को इक्वल टू 0 बना देंगे। रूट्स क्या होते हैं, ये इक्वेशन जेड के वो वैल्यू जिसके लिए एच ऑफ जेड क्या हो रहा है, 0। जब बोलो रूट्स ऑफ एच ऑफ जेड मतलब जेड के वो वैल्यू जिसके लिए एच ऑफ जेड क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको फाइंड करेंगे तो सिंपल, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और इसको कैसे लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहे हैं। तो जेड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई। ओके, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है आई, तो जेड क्या हो गया, प्लस माइनस आई। अभी जो ये पोल्स मिले इसको वहां पे लोकेट करना है, जो अपना कंटूर दिया है उधर ये पोल्स को लोकेट करना है। तो पहला एक पोल है जेड इज इक्वल टू आई, तो जेड इक्वल टू आई। ओके, हमने यहाँ पे जे के फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पे भी जे के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, कभी उसको आई से डिनोट करते हैं, कभी जे से। अभी हम जे वाली टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो एक पोल है z इज इक्वल टू जे, एक पोल है z इज इक्वल टू जे, वो कहां पे आएगा, ये 0.5 जे है, ये 1.5 जे है, मतलब यहां कहीं बीच में आएगा, वो क्या होगा, j प्लस, और माइनस जे कहां आएगा, ये माइनस जे 0.5 है, इसका मतलब j माइनस जे यहां पे आएगा, -1 जे। इसका मतलब एक पोल कंटूर के अंदर है, एक पोल कंटूर के बाहर है। ये बात हो गई क्लियर। तो हमें प्रोसेस क्या करना है, पहले सबसे पहले कंटूर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कंटूर था, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ हमेशा कंपेयर करेंगे, फिर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर डिनोमिनेटर के रूट्स निकालेंगे जिसको हम पोल्स बोलते हैं, उन पोल्स को लोकेट करेंगे, उसके बाद हमें उसी पोल्स पे फोकस करना है जो पोल कंटूर के अंदर हो, उसी पोल्स पे फोकस करना है जो पोल कंटूर के अंदर हो। यहाँ पे कौन सा पोल कंटूर के अंदर है, z इज इक्वल टू, और यहाँ पे पोल को ऐसे दिखाएंगे क्रॉस करके, क्रॉस। ओके, क्रॉस ये डिनोट कर रहा है कि इस पॉइंट पे ये पोल है, z इज इक्वल टू जे। तो जो पोल कंटूर के अंदर है उस पे फोकस करना है। तो अभी ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो देखें कैसे फाइंड करते हैं इस इंटीग्रेशन को। तो हम लगाएंगे कॉचीज, हम यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसलिए डिस्कस किया था एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि यहां पे उसकी एप्लीकेशन है। if f of z which is a complex value, if f of z is analytic inside
and on the given contour we can say given contour on the given contour C, then integration of f of z over that closed contour will always be 0. ये बात हो गई स्टूडेंट, समझ में आ गई ये बात. अगर f of z इज एनालिटिकल, कोई क्लोज्ड एक कंटूर डिफाइन किया हुआ है, सपोज लेट अस से सर्कल, उस कंटूर पे सारे पॉइंट्स लो और उस कंटूर के अंदर के सारे पॉइंट्स लो, उन सारे पॉइंट्स पे अगर f of z क्या है, एनालिटिक है, मतलब डिफरेंशिएबल है, तो वो फंक्शन का उस फंक्शन का इंटीग्रेशन ओवर दैट क्लोज्ड कंटूर विल ऑलवेज बी जीरो. ये बात हो गई क्लियर. अभी दूसरी बात जो हम करने जा रहे हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये तो हमें ये कंटूर की जरूरत पड़ेगी, इसको हम यहां पे रख देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि हमें पोल्स ढूंढने थे, दोनों पोल्स हमें मिल गए. डेट इज z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू माइनस j, z इज इक्वल टू j, z इज इक्वल टू माइनस j. ये हुआ कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम. अभी हम पढ़ेंगे कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला. वो देखो कैसे आएगा. सपोज we have a function f of z which is analytic, similar statement, which is analytic inside and on the curve, then we can write then a closed integral of f of z divided by z minus a to the power n over that closed path into d of z will be equal to 2 pi j f n of a डिवाइड बाय n फैक्टोरियल. यहां पे मैं सब क्लियर करूंगा n का मतलब क्या है. इसका मतलब अगर हम कोई भी इंटीग्रेशन दिया हुआ हो, अगर हम इस फॉर्म में लेके आ गए, कोई भी इंटीग्रेशन दिया हुआ हो, अगर हम इस फॉर्म में लेके आ गए, इस फॉर्म में लेके आने के बाद क्या पता चलेगा, उस फॉर्म में लेके आने के बाद ये अश्योर करना है कि जो f of z है वो क्या है, f of z क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए इनसाइड एंड ऑन दिस कर्व. यहां पे जो कर्व दिया होगा उस कर्व के बाउंड्री के सारे पॉइंट्स और उसके अंदर के सारे पॉइंट्स, वहां पे वो क्या होना चाहिए, f of z एनालिटिक होना चाहिए. देन इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट जहां पे क्या लेना है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ दिस f of z डिवाइड बाय z माइनस a टू द पावर n, वेयर यहां पे इसके रूट्स क्या होंगे, डिनोमिनेटर के रूट्स होंगे z इज इक्वल टू a और जो n का ऑर्डर होगा उतने रूट्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पोल्स बोलेंगे. तो अगर nth ऑर्डर पोल है, nth ऑर्डर रिपीटेड पोल, क्योंकि सपोज z माइनस ए स्क्वायर मतलब दो पोल होंगे सेम लोकेशन पे, उसको क्या बोलते हैं, रिपीटेड पोल्स. तो अगर nth ऑर्डर है, पोल्स का ऑर्डर क्या n, देन इसका रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन का 2 पाई इंटू j वही है कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट ऑफ -1 इनटू जो ये f ऑफ z है इसका n टाइम्स डेरिवेटिव लेना है. ये क्या लेना है, जो ऊपर n है वो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बता रहा है कि कितनी बार डेरिवेटिव लेना है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखते थे. ये n क्या बता रहा है, कितनी बार इस f of z का उतनी बार डेरिवेटिव लो, फिर वहां पे क्या रख दो, z इज इक्वल टू a विच इज दिस वैल्यू ऑफ दिस पोल, z इज इक्वल टू a डिवाइड बाय n फैक्टोरियल. यहां से जो n होगा, अब सपोज n 2 है तो मतलब f of z का दो बार डेरिवेटिव लेना है, फिर क्या रखना है उसमें, z इज इक्वल टू a मींस डेरिवेटिव nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट पॉइंट दैट इज z इज इक्वल टू a व्हिच इज पोल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल. n क्या है, ये 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 1 है तो 1 फैक्टोरियल. ये बात हो गई क्लियर. ओके ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कैसे अब इसको कैसे प्रोसीड करना है. तो सबसे पहले
ओके तो हमें क्या करना है, अभी हम पढ़ रहे हैं कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ जेड, जैसे कि हमने देखा व्हिच इज एनालिटिकल इनसाइड एंड ऑन द कर्व, देन इंटीग्रल ऑफ, ओके यहाँ पे आएगा n+1, यहाँ पे क्या आएगा n+1, यहाँ पे n+1, तो फॉर्मूला क्या बनेगी 2πj इनटू fn ऑफ a डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। मतलब वो हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सपोज n अगर 0 है, इसका मतलब एक पोल होगा जिसका ऑर्डर होगा 1, इसका मतलब यहाँ पे n, और यहाँ पे n क्या बता रहा है कि ऑर्डर क्या है, डेरिवेटिव का। और अगर हमें पता है किसी भी फंक्शन जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सेम फंक्शन, जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है डेरिवेटिव नहीं ले रहे, तो जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे क्या जाएगा f ऑफ z डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, ये बात आ गई। तो इसको अगर n इक्वल टू 0 के लिए रखना हो, फॉर n इज इक्वल टू 0, हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ z डिवाइड बाय z माइनस a dz इज इक्वल टू 2πj इंटू f ऑफ a, 2πj इंटू f ऑफ a, ये लिख सकते हैं सिंपल पोल। इसको क्या बोलेंगे, सिंपल पोल। अगर सेम पोल का एक से ज्यादा ऑर्डर है तो उसको बोलेंगे रिपीटेड पोल्स ऑफ n ऑर्डर। अगर सिंपल पोल है तो सिंपली क्या करना है, f ऑफ z की जगह पे 2πj इंटू z, जहां जहां z है वहां a रख दो, डेट इज f ऑफ a। और अगर पोल का ऑर्डर ज्यादा है तो फिर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ओके तो ये अपना हो गया कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू gz इज इक्वल टू 2πj इंटू f ऑफ a, जिसमें gz कुछ भी हो सकता है, लेकिन gz में से अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ये बात हो गई क्लियर। तो अभी इस प्रॉब्लम को हम इस वे में सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और दूसरी बात यहां पे सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने कर्व ड्रॉ किया। सबसे पहले जो कंटूर दिया हुआ था उसको xy फॉर्म में लिखा, फिर हमने उसमें से इक्वेशन का निकाला सर्कल का, फिर हमने ड्रॉ किया इक्वेशन सर्कल का, फिर ये इक्वेशन सर्कल का ड्रॉ किया, उसके बाद इक्वेशन सर्कल का ड्रॉ किया, उसके बाद हमने क्या निकाला, हमने ये कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम पढ़ा, फिर कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ा। तो एक बार हमने कर्व ड्रॉ कर दिया, फिर हमने क्या देखा, लोकेशन ऑफ पोल्स। पोल्स क्या होते हैं, डिनोमिनेटर के रूट्स, जो इसके क्या आए थे z प्लस माइनस j, उसको हमने लोकेट किया और हमने बोला हम सिर्फ उस पोल्स में इंटरेस्टेड है जो इस कर्व के अंदर है। और दूसरी बात ये जो आंसर आएगा z माइनस a डेट इज इक्वल टू दिस 2πj f ऑफ a, ये सिर्फ उन्हीं पोल्स को कंसीडर करना है जो पोल्स इस कर्व के अंदर है, जो पोल्स इन कर्व के अंदर है उसी को ही कंसीडर करना है, जो पोल्स कर्व के बाहर होते उनको कंसीडर नहीं करना है। ये बात हो गई क्लियर। इस फॉर्मूला में जो पोल्स कर्व के अंदर है वही कंसीडर करने, जो पोल्स कर्व के बाहर है उनके लिए ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। उनके लिए इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होता है, 0। ये बात हो गई क्लियर। ओके तो अभी इसी मेथड से हम अपना प्रॉब्लम सोल्व करते हैं जो हमें प्रॉब्लम दी। फिर एक रेजिड्यू मेथड आता है, उससे भी हम प्रॉब्लम सोल्व करने की ट्राई करेंगे, उससे भी आ जाएगा आंसर, तो उससे भी आएगा। और लेकिन ये मेथड क्या है, इजी मेथड है उसके कंपैरिजन में। तो देखते हैं इससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो प्रॉब्लम। तो यहां पे हम देखेंगे इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज्ड ओवर क्लोज्ड कंटूर dz डिवाइड बाय, इसके दो रूट्स थे z प्लस j z माइनस j, और z इज इक्वल टू j कंटूर के अंदर है, z इज इक्वल टू माइनस j क्या है, कंटूर के बाहर है। तो हमें सिर्फ वो पोल कंसीडर करना है जो क्या है, कंटूर के अंदर है। तो उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं इस फंक्शन को, डेट इज इक्वल टू, हमें किसके फॉर्म में बनाना पड़ेगा फंक्शन, f ऑफ z डिवाइड बाय z माइनस a के फॉर्म में। तो इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय z प्लस j इंटू dz डिवाइड बाय z माइनस j। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ i, इसको हम ऐसा लिख दें f ऑफ z डिवाइड बाय z माइनस j d ऑफ z। ये हो गई बात क्लियर। इसको मैंने वेयर f ऑफ z इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय z प्लस j, वेयर
एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय जेड प्लस जे। ये बात हो गई क्लियर। तो एफ ऑफ जेड क्या लिखा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 ओवर जेड प्लस जे को हमने डिफाइन कर दिया। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो एफ ऑफ जेड, ये दूसरी पॉइंट ये चेक करनी है, एफ ऑफ जेड क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, एनालिटिक ओवर दिस एंटायर कंटूर, ऑन द कंटूर एज वेल एज इनसाइड द कंटूर। अब ये देखो क्या एफ ऑफ जेड एनालिटिक है इनसाइड एंड ओवर द कंटूर, यस। इस कंटूर पे कोई भी पॉइंट लो या इस कंटूर के अंदर कोई भी पॉइंट लो, हर पॉइंट पे एफ ऑफ जेड डिफाइंड होगा। अगर एनालिटिक नहीं होता, अगर एनालिटिक नहीं होगा तो किसी एक पॉइंट पे एटलीस्ट अनडिफाइंड होगा। लेकिन एफ ऑफ जेड कौन सी पॉइंट पे अनडिफाइंड है, माइनस जेड इक्वल टू माइनस जे वाली पे, उसमें क्या हो जाएगा 1/0, लेकिन वो कंटूर के बाहर है। इसलिए मैंने क्या बोला, जो पॉइंट सिर्फ कंटूर के अंदर है उसी में ही हम इंटरेस्टेड होंगे, जो पॉइंट कंटूर के बाहर है उसके लिए ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। ये बात हो गई समझ में, आ गई समझ में। ओके, तो एफ ऑफ जेड हमें पता चल गया, एफ ऑफ जेड पता चल गया, तो इसका रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, आई का, डेट इज इक्वल टू 2 पाई जे इंटू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए हमारे केस में ए क्या है, जेड माइनस जे, डेट इज जे, एफ ऑफ जे। यहां पे ए क्या है, जे, तो 2 पाई जे। एफ ऑफ जेड क्या है, 1/z प्लस जे, तो एफ ऑफ जे क्या होगा, जेड की जगह पे क्या रखेंगे, जे रखेंगे, डेट इज 2j। तो यहाँ पे 2j कट हो गया, इसका आंसर क्या आ गया, पाई आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, सिंपली पाई। तो इसको हमने कैसे सोल्व किया, इसको कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला से, जिसका क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड ओवर अ क्लोज्ड पाथ, जहां पे क्या किस टाइप का फंक्शन हो, एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस ए टू द पावर n प्लस 1, उसका आंसर क्या होगा 2 पाई जे इनटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जेड एट पॉइंट z इज इक्वल टू डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। और सिंपल पोल के लिए सिंपली क्या होगा, 2 पाई जे इनटू एफ ऑफ ए। और एफ ऑफ ए उसमें फंक्शन इस फॉर्म का होना चाहिए, फंक्शन इस फॉर्म का होना चाहिए, और एफ ऑफ जेड एनालिटिक होना चाहिए ऑन दी क्लोज्ड कर्व एंड इनसाइड दी क्लोज्ड कर्व। मतलब यहां पे देखो, ये जो क्लोज्ड कर्व है या कंटूर है, उस पे सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लो या उसके अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पे एफ ऑफ जेड डिफाइंड है, मतलब कंटीन्यूअस है, मतलब डिफरेंशिएबल है, मतलब एनालिटिक है। लेकिन z इज इक्वल टू माइनस जे पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। लेकिन वो पॉइंट हमारे इंटरेस्ट की नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट क्या है, कंटूर के बाहर है। तो उसके रिलेटेड जो इंटीग्रेशन का उस पॉइंट की वजह से जो इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 0। ये बात आ गई समझ में। ओके, तो ये बात हो गई क्लियर। एफ ऑफ जेड उस पॉइंट के उस, मतलब हमें जब कॉचीज इंटीग्रल, ये जब इंटीग्रल ओवर क्लोज कंटूर वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो वही पॉइंट सिर्फ लेने हैं जो कंटूर के अंदर हो, कंटूर के बाहर वाले पॉइंट्स में हम इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात हो गई क्लियर। ओके, तो आई हो गया पाई। अभी दूसरा मेथड रेजिड्यू मेथड जो आएगा, ये अपना आई इज इक्वल टू पाई हो गया। अभी दूसरा मेथड है रेजिड्यू मेथड। और दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो रिजल्ट, ये जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, ये वाली, ये होती है जब कंटूर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाली जो फॉर्मूला है उसमें कंटूर की डायरेक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो आगे माइनस आ जाएगा, क्लॉकवाइज है तो आगे माइनस आ जाएगा। अभी हम पढ़ते हैं रेजिड्यू मेथड, अभी हम पढ़ेंगे रेजिड्यू मेथड। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो रेजिड्यू मेथड देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम रेजिड्यू डिफाइन करेंगे। सपोज we have f of z having poles of order having poles of order n, then its residue is given by, its residue corresponding to pole at z is equal to a will be given as ये, ठीक है। Suppose we have f of z having poles of order n, then its residue corresponding to pole at z is equal to a, वही पोल है जिसका ऑर्डर क्या है, n, will be given as residue
ऑफ एफ ऑफ जेड फॉर पोल z इज इक्वल टू a, जिसका ऑर्डर क्या है n, विल बी गिवन एज लिमिट z टेंड्स टू a डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू d बाय dz ऑफ n माइनस 1 इनटू z माइनस a, जो कि पोल से जिसका ऑर्डर क्या है n, इनटू f ऑफ z। ये बात हो गई क्लियर। तो रेजिड्यू निकालना है हमें करस्पॉन्डिंग टू, मतलब कोई एफ ऑफ जेड है उसके पोल से, तो करस्पॉन्डिंग टू ईच पोल अगर हमें रेजिड्यू निकालना है तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड फॉर पोल करस्पॉन्डिंग टू पोल z इज इक्वल टू a इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू a, जो कि पोल है, 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, और n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ डेट पोल, अगर वो पोल रिपीटेड है तो n 1 से ज्यादा हो सकता है। इसलिए डेरिवेटिव लेना है किसका, ये वाला जो फंक्शन जनरेट होगा, यहाँ पे क्या लिखना है, z माइनस a टू द पावर n इनटू f ऑफ z d टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय dz n माइनस, मतलब कितने टाइम्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है वो भी n पे डिपेंड करेगा, और फॉर n इज इक्वल टू 1, it means for n is equal to 1, which means poles which means we have a single pole, or we have a simple pole at z is equal to a, in that case residue of f of z at z is equal to a will be given as limit z tends to a, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय n क्या है, यहाँ पे सिंपली 1, तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, n 1 मतलब 0th टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज नथिंग बट 0th ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हम फंक्शन का डेरिवेटिव ही नहीं ले रहे, इनटू लिमिट, और यहाँ पे n की जगह आ जाएगा 1, दैट इज मीन सिंपली फंक्शन क्या हो जाएगा, z माइनस a इनटू f ऑफ z। क्लियर हो गया, ये बात हो गई क्लियर। ओके, तो अभी रेजिड्यू फाइंड हमने क्या बोला, सपोज वी हैव f of z, we have a function complex valued function f of z having poles of order n, then its residue corresponding to pole at z is equal to a will be given as, okay, तो अभी सपोज मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है ऑफ f of z dz, तो कैसे फाइंड करेंगे जो हमारा प्रॉब्लम है। तो अभी पहले हमने पढ़ा कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, जिसमें f of z अगर क्या है, एनालिटिक है, एंड एनालिटिक है कहां पे, इनसाइड द कर्व एंड ऑन द कर्व, तो इनसाइड द कर्व एंड ऑन द कर्व, तो मतलब उस इंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा 0। लेकिन दूसरे फॉर्म में देखा g of z था, g of z क्या था, f of z डिवाइड बाय z माइनस a टू द पावर n, उसके करस्पॉन्डिंग हमने निकाला 2 pi I इंटू f of a, 2 pi j इंटू f of a। अभी सपोज मुझे इस टाइप का इंटीग्रेशन फाइंड करना हो f of z इंटू ds, तो रेजिड्यू मेथड से कैसे करेंगे, 2 pi j और i इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज corresponding to poles ऑफ f ऑफ z। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। इसका मतलब मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है किसी भी फंक्शन का, जैसे कि इस फंक्शन का यहाँ पे f ऑफ z क्या है, इसके साथ कंपेयर करोगे तो 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1, उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 2 pi j, और उस f ऑफ z के जो भी पोल्स हैं उनका सम ले, जो भी पोल्स हैं ईच पोल्स के करस्पॉन्ड मुझे एक रेजिड्यू मिलेगा, और उनका समेशन करके क्या करना है, 2 pi j के साथ मल्टीप्लाई करना है। और इस केस में भी जो पोल्स कंटूर के अंदर है वही कंसीडर करने हैं, जो पोल्स कंटूर के अंदर है वही कंसीडर करने, ये बात इसमें भी नोट करनी है, क्योंकि जो पोल्स कंटूर के बाहर होंगे उनके लिए रेजिड्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, उनके लिए रेजिड्यू होगा 0, तो रेजिड्यू में उनका कंट्रीब्यूशन होगा 0। जैसे हमने कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ा, उसमें हमने क्या बोला, हम सिर्फ कौन सी पोल्स के लिए लिखते हैं, f of a
वो पोल्स जो कंटूर के अंदर हो, बाकी जो बाहर है उनका कंट्रीब्यूशन उस इंटीग्रेशन में क्या होगा, टर्म्स में उनको इंटीग्रेशन में 0 होगा। सिमिलर वे में जो भी पोल्स कंटूर के बाहर होंगी उनके लिए रेजिड्यू क्या होगा स्टूडेंट, 0। तो हम सिर्फ रेजिड्यू उन पोल्स का फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला में जो पोल्स कंटूर के अंदर हो। ये बात हो गई क्लियर। अभी यहां पे देखो ये वाला फंक्शन है तो हमारे ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन अभी मतलब गेट में देखोगे लास्ट 3-4 साल से तो इसी टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। इस फंक्शन के लिए इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो एफ ऑफ जेड क्या है अपने पास, एफ ऑफ जेड है 1/z² प्लस 1। इसको ऐसे लिखेंगे 1/z प्लस i z माइनस i। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, डेट इज ओवर दिस क्लोज्ड कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ dz डिवाइड बाय z प्लस i z माइनस i। तो मैं क्या लिखूंगा 2 पाई i j, सॉरी j यहाँ पे i लिखने की आदत है, यहाँ पे j है, ओके z प्लस j। अभी मुझे क्या करना है, सम ऑफ रेजिड्यूज करस्पॉन्डिंग टू पोल्स ऑफ सम ऑफ रेजिड्यूज करस्पॉन्डिंग टू पोल्स डेट लाई, यहां पे ही मैं लिख देता हूं, डेट लाई इनसाइड द कंटूर, sum of residues corresponding to poles of f of z that lie inside the contour। तो यहां पे देखो इस f of z के दो पोल्स है, एक z इज इक्वल टू j पे, एक z इज इक्वल टू माइनस j पे, लेकिन एक पोल जो z इज इक्वल टू माइनस j वो कंटूर के बाहर है, इसलिए उसका जो रेजिड्यू होगा, रेजिड्यू में कंट्रीब्यूशन होगा क्या होगा, 0। मतलब हमें सिर्फ किसका रेजिड्यू निकालना है, इस पोल के करस्पॉन्डिंग रेजिड्यू निकालना है, डेट इज z इज इक्वल टू j। तो यहां पे सिंपल है। और यहां पे जो पोल है z इज इक्वल टू j वो क्या है, एक सिंपल पोल है क्योंकि उसके लिए n इज इक्वल टू क्या है 1, उसका ऑर्डर क्या है 1। तो सिंपली कौन सी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाली फॉर्मूला लगेगी। तो रेजिड्यू ऑफ, हम अपने केस में क्या लिख सकते हैं, रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू j, क्योंकि उसका रेजिड्यू जो पोल बाहर है उसका 0 होता है, इज इक्वल टू लिमिट, यहां पे क्या है j, लिमिट z टेंड्स टू j into z माइनस a मींस z माइनस j into f of z पूरा लिखना है, f of z क्या था 1 डिवाइड बाय z प्लस j z माइनस j। ये हो गया z माइनस j कट कर दो तो क्या आ जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू j 1/z प्लस j। इसका सिंपली आंसर क्या होगा 1/2j, 1/2j। हो गया ये क्लियर। तो रेजिड्यू ऐसे फाइंड करना है लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा के, और इंटीग्रेशन जब फाइंड करें तो पॉइंट में ये नोट कर देना कि उनसी पोल्स का रेजिड्यू लेना है जो पोल्स क्या है कंटूर के अंदर हो, बाहर वालों के लिए क्या होगा, रेजिड्यू 0 होगा। तो ये क्या आ गया अपना रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू j। तो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, डेट इज dz डिवाइड बाय z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पाई j इनटू सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ पोल्स दैट लाई इनसाइड द कंटूर। यहां पे एक ही पोल है तो सम का इधर तो आंसर ही नहीं हो, सम का तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, सिंपल एक ही पोल है, उसका रेजिड्यू क्या है 1/j, इसका आंसर आएगा पाई। और जो पहले मेथड किया उससे भी आंसर क्या आया था पाई। तो दोनों मेथड से आंसर सिंपल ही है, लेकिन पहला वाला मेथड बहुत इजी था, सिंपल डायरेक्ट एफ ऑफ ए करना था और यहाँ पे थोड़ा रेजिड्यू निकालना पड़ा, इसलिए आप देखोगे कि पहला वाला मेथड बहुत ही इजी होता है। लेकिन वहां पे एक पॉइंट एक बार आप सिर्फ चेक कर लिया करो कि क्या एफ ऑफ जेड एनालिटिक है ओवर एंड ऑन दी कंटूर, ये बात याद रहेगी। ओके, तो जो ये लेक्चर था बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। सबसे पहले हमने क्या सीखा, जो इस टाइप का प्रॉब्लम हो जहां पे क्लोज क्या करना है, एफ ऑफ जेड का इंटीग्रेशन निकालना है ओवर क्लोज्ड कंटूर, वहां पे जो कंटूर होगा वो सर्कल ही होगा, और सर्कल का इक्वेशन लिखना है, वो जो रीजन होगा z मॉड ऑफ z के फॉर्म में होगा। फिर हमें z इज इक्वल टू x प्लस jy करके क्या करना है, सर्कल का इक्वेशन निकालना है। फिर एक बार सर्कल का इक्वेशन निकाल दिया, यहां पे भी j लगा दीजिए।
एक बार सर्कल का इक्वेशन लगा दिया, सर्कल का इक्वेशन लगाने के बाद क्या देखो, डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है एफ ऑफ जेड के, वो पोल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं पोल्स। पोल्स लोकेट करो और उसके बाद सिंपली जो पोल्स कंटूर के अंदर है उसी में इंटरेस्टेड है हम, जो पोल्स कंटूर के बाहर है उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। इंटरेस्ट इन द सेंस इन द सॉल्विंग इंटीग्रेशन, उस सेंस में, नहीं तो इंटरेस्टेड तो हर चीज में मैथमेटिकली, फालतू थोड़ी करने बैठे, तो इंटरेस्ट उस सेंस में। दूसरी बात, दो में हमने क्या पढ़ा, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, सॉरी कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, जी बिल्कुल। कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम क्या बोलता है, अगर क्लोज इंटीग्रेशन निकालना है, एफ ऑफ जेड का इंटीग्रेशन लेना है ओवर अ क्लोज्ड पाथ, वो जीरो होगा प्रोवाइडेड एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एंड एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक ऑन एंड इनसाइड एंड ऑन दैट कर्व। ये बात क्लियर। फिर हमने देखा दूसरा कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, उसमें अगर एक फंक्शन है g ऑफ z, जो g ऑफ z किस फॉर्म का है, f ऑफ z डिवाइड बाय z माइनस a फॉर्म का, सिंपली अभी बोला हूं, वैसे तो मैंने n+1 के लिए लिखवाई फॉर्मूला। तो अगर g ऑफ z ऑफ द फॉर्म f ऑफ z डिवाइड बाय z माइनस a, उसमें अगर f ऑफ z क्या है, एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द कर्व, तो उस केस में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2πj इनटू f ऑफ a। फिर हमने क्या पढ़ा, रेजिड्यू मेथड। रेजिड्यू मेथड से इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करा, तो रेजिड्यू की मैंने बेसिक फॉर्मूला लिखवाई, कैसे किसी भी पोल के लिए रेजिड्यू करस्पॉन्डिंग टू एनी पोल कैसे फाइंड करना है। फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एफ ऑफ जेड है, जो एफ ऑफ जेड है उसके सारे पोल्स निकालो, वो पोल्स देखो जो कंटूर के अंदर है, जो पोल्स कंटूर के अंदर है उनके लिए रेजिड्यू फाइंड करो, उनका सम ले लो और उसको 2π जैसे मल्टीप्लाई करो, वो इंटीग्रेशन का क्या होगा, रिजल्ट होगा। और जो पोल्स कंटूर के बाहर है उनके लिए जो रेजिड्यूज होंगे वो क्या होंगे, जीरो। ये बात याद रखना, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि जो कोई फंक्शन दिया होगा और बोलेगा इस पोल के करस्पॉन्डिंग रेजिड्यू बताओ, तो अगर वो पोल बाहर है तो सिंपली उसका रेजिड्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो डिस्कशन है वो कंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो डिस्कशन है यहाँ पे कंक्लूड। अभी नेक्स्ट सीरीज जो नेक्स्ट चैप्टर आई मीन टू से स्टार्ट होगा, वो आइदर विल बी प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल टेक्निक्स, जो हम पढ़ेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड, सेकंड मेथड, बाइसेक्शन मेथड, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, यूलर्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, दोस काइंड ऑफ मेथड। उसी के बेस पे ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रीवियस में। और प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी में देखो, प्रोबेबिलिटी में हमको सिर्फ जो एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी उतना ही ध्यान में रखना है, उतना ही ध्यान में रखना है। ये बात हो गई क्लियर, ओके। और दूसरी बात हम ये भी करेंगे अभी कि प्रोबेबिलिटी में आपको जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी में इक्वली इंपॉर्टेंस, अभी क्वेश्चंस उस पे आ रहे हैं रैंडम वेरिएबल्स पे, आपको उन पे भी इक्वली इंपॉर्टेंस, उनको भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो हम जो प्रोबेबिलिटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे वो 50-50% करेंगे, 50% रैंडम वेरिएबल्स के, 15% प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बेसिक, दैट इज मींस नॉट रैंडम वेरिएबल्स, इट इज सिंपली प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ओके। तो यहाँ पे मींस एक्सपेक्टेशन, मीन, वैल्यू, ये सब हमें पढ़ना है, ओके। तो इस लेक्चर को भी इतना ही रखेंगे। जब नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी उसमें देखिएगा, क्या पता प्रोबेबिलिटी आ जाए या क्या पता न्यूमेरिकल टेक्निक्स आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले आपको एक एडवाइस देता हूं कि जो एप्टीट्यूड आप पढ़ते हो, जनरल एप्टीट्यूड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसमें जो प्रोबेबिलिटी का पोर्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करो। प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस के बिना नहीं हो सकता और थोड़ा उसमें लॉजिकल थिंकिंग करना होता है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी, ओके। तो यहाँ इस लेक्चर में तो इतना ही है बस। और यहाँ पे ये जो नोट्स मैंने 3 पॉइंट लिखवाए थे, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला और रेजिड्यू कैसे फाइंड करना है, वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है, वो आपको अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि आप देखोगे गेट में 80% क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैंने वो वाला एग्जांपल नहीं लिया जहाँ पे पोल्स रिपीटेड होते हैं, आप वो वाला ट्राई कीजिए। अगर कुछ उसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।